इलेक्शन 2014 आज रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। सांसदों की गंदी बात देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। कैमरे में कैद हुई रिश्वतखोरी, सरकारी अफसरों का पर्दाफाश, खाद्य विभाग का काला चेहरा, तीसरी आंख ने किया बेनकाब। कुछ तो शर्म करो। कैमरे पर रिश्वत लाइव देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। इससे पहले की सरकार आती तो मूर्तियां लगवाने लगती है, दूसरी सरकार आई तो पार्क बनवाने लगती है। सर डेवलपमेंट चाहे इंडस्ट्रीज का हाउसिंग, इसको लेकर राजधानी शहर है आपका सर, यहाँ पे चीजें क्यों नहीं सरकार? नहीं देखिए, पूरी आईटी सिटी की योजना जो आ रही है हमारी ये सुल्तानपुर रोड में, ये पूरी लखनऊ के लिए आ रही है कि इसमें एक ये प्रयास है कि हम लखनऊ को एक आईटी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे। तो उसके लिए पूरी आईटी सिटी योजना के लिए बिडिंग प्रोसेस इस समय चल रहा है और लागू हो जाने के बाद मैं समझता हूँ आईटी का विकास होगा। जो एक युवा मुख्यमंत्रित्व का जो एक कार्यकाल आपके साथ में मिल रहा है, वो और मुख्यमंत्री जो आप, क्योंकि और सीनियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साथ में आपने काम किया, डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें सर, तो क्या डिफरेंस आपको? मैं बिल्कुल कहूंगा कि वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि यंग होने के नाते और उन्होंने देश विदेश की विकास को देखा है, अध्ययन किया है, एक बड़ा आधुनिक अप्रोच है इस बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना, इंडस्ट्रियल पूंजी निवेश कराना, ये सब साथ साथ, और ये हमारे चाहे एग्रीकल्चर मंडीज हो चाहे कुछ हो, उन सब में मॉडर्नाइजेशन लाना, ये एक जो चीज है, ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक प्रयास है और एक बड़ा अच्छा हम लोग को एक लीडरशिप इसमें मिल रही है हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री। देखिए खास बात, यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल।
नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी अपने मिशन 2014 की तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। दरअसल उनका मिशन 2014 है लोकसभा चुनाव। लेकिन दिल्ली की जिस जनता ने आपको विधानसभा में जिताया, आप पर विश्वास करके उन्हें भारी संख्या में वोट दिए, अब उस जनता की कौन सुनेगा जिसकी उम्मीद अब केजरीवाल पर टिकी थी। पर आज हमारे प्रोग्राम का विषय यही रहेगा कि आपका मिशन 2014 और जनता मांग रही है कुछ जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब केजरीवाल उतरेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली को दिए आश्वासनों का फिलहाल क्या होगा? जनता जवाब चाहते हैं। देखिए पहले इस रिपोर्ट में कैसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबको पटखनी देने के बाद आपकी नजरें अब लोकसभा चुनाव पर टिक गई हैं, जहां आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को बुनियादी समस्याओं से निपटने का भरोसा दिलाया था। वहीं चुनाव जीतने के बाद अभी आपकी सरकार बन भी नहीं पाई है, यानी दिल्ली की समस्याएं अभी ज्यों की त्यों हैं। और आपने 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। केजरीवाल ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी पार्टी कितने राज्यों में और कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें और ज्यादा फंड की जरूरत होगी। इसके लिए उन्होंने लोगों से उदारता से चंदा देने की अपील की है। लेकिन देश की जनता के मन में कई सवाल हैं, क्योंकि आपने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए दिल्ली की जनता को कई बड़ी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कई बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, जिस वजह से दिल्ली की जनता ने आपको भारी बहुमत से जिताया। अब चुनाव जीतने के बाद भी आप सरकार बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता के मन में ये सवाल है कि क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता को दिए गए आश्वासनों से किनारा कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर केजरीवाल पहले दिल्ली की समस्याओं को छोड़कर पूरे देश की सत्ता पर काबिज होने के ख्वाब क्यों बनने लगे हैं? अब देश की जनता के आगे एक बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली की समस्याओं को छोड़कर क्या केजरीवाल पूरे देश की समस्याओं को खत्म करने में कामयाब होंगे? जनता जवाब चाहती है। आइए जानते हैं जनता के क्या है सवाल। जनता के केजरीवाल से 10 सवाल। सवाल नंबर 1, देश में आपकी आरक्षण को लेकर क्या होगी नीति? सवाल नंबर 2, मुस्लिम और दलितों के आरक्षण के लिए क्या करेंगे? सवाल नंबर 3, आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? सवाल नंबर 4, धारा 370 के तहत कश्मीर मुद्दे पर क्या लेंगे फैसला? सवाल नंबर 5, अयोध्या मुद्दे का क्या होगा? सवाल नंबर 6, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना होगा आरक्षण? सवाल नंबर 7, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर क्या होगा फैसला? सवाल नंबर 8, पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे और आपकी विदेश नीति क्या है? सवाल नंबर 9, नक्सलवाद से कैसे निपटेंगे? सवाल नंबर 10, देश में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कैसे करेंगे खात्मा? बहरहाल अब देखना ये है कि क्या केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में सबका सुपड़ा साफ करने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव में और क्या करिश्मा दिखा पाते हैं, और क्या दिल्ली के बाद पूरे देश की जनता भी उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा, चैनल 1 न्यूज। तो दिल्ली में मिली शानदार सफलता के बाद आपके नेता अरविंद केजरीवाल बुधवार शाम अपने साथियों और समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए जनता का धन्यवाद तो किया ही, साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया। आपका मिशन 2014 लोकसभा चुनाव लड़ेगी आप।
तो दिल्ली का क्या? दिल्ली की सत्ता को मात देने के बाद अब केजरीवाल उतरेंगे देश की सत्ता पर अपना जादू चलाने। जी हां, हम आपको बता दें कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी संकेत दे डाले कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। यानी इससे साफ है कि दिल्ली में अपना सिक्का जमाने के बाद अब केजरीवाल का मिशन लोकसभा चुनाव है। इसी सिलसिले में जवाब देते हुए बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, जरा सुनिए। तो उपराज्यपाल से मुलाकात करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए, पहले उस पर बात करते हैं। विधानसभा के 2013 के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अकाली दल को दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, 32 सीटें। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए दिल्ली की जनता का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ में और मेरे साथी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा में मेजॉरिटी होने के लिए 36 सीटें आवश्यक हैं और उस मेजॉरिटी अंक से 4 सीटें हम लोग कम हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये विश्वास रहा है कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब चीजों के माध्यम से राजनीति की जानी चाहिए। हमारे लिए राजनीति सत्ता ये ध्येय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। और यह जानते हुए कि दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बेहतर मैंडेट दिया है और उस मैंडेट के नाते उन्होंने 15 वर्ष से दिल्ली में चल रही कांग्रेस की सरकार को एक प्रकार से इस बात की सजा दी है कि वो शायद जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा नहीं कर पाई और इस नाते उनकी सीटें दिल्ली में केवल 8 रह गईं और उनकी मुखिया भी चुनाव हार गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से उनका धन्यवाद करते हुए इस निमंत्रण के लिए ये कहा है कि क्योंकि हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता के स्पष्ट मैंडेट के अभाव में हम दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, सत्ता के बगैर भी सेवा करते रहेंगे और हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। मैं इस अवसर पर दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने निश्चित रूप से तो सुन रहे थे आप हर्षवर्धन को, जो अभी अभी लौटे हैं उपराज्यपाल से मुलाकात करने के बाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और निमंत्रण के बाद उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए स्पष्ट मैंडेट के अभाव में वो सिर्फ
विपक्ष में बैठकर सेवा करेंगे। तो एक ऑप्शन जिसकी लगातार बात की जा रही थी, जिस पर लगातार ये बात थी, वो तो क्लियर हो चुका है कि अपनी ओर से अब कोई कवायद यहां पर नहीं होगी, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। अब आगे किस तरह से काम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो फिर राष्ट्रपति शासन की ओर जा रही हैं, और क्या फिर चुनाव दिल्ली देखेगी, तो आने वाला वक्त तय करेगा। पर अभी फिलहाल अपनी ओर से बात कह दी है, विपक्ष में बैठने की बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी ओर से कह दी, और इसी बात की उम्मीद और इसी बात के कयास भी लगातार लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बन पाएगी क्योंकि बहुमत नहीं है, और बहुमत जब नहीं है तो ऐसे में सरकार हमारे लिए बना पाना नामुमकिन है। अपनी ओर से पूरी कोशिश की, जनता का धन्यवाद भी दिया, कहा कि स्पष्ट मैंडेट जनता ने नहीं दिया, इसी कारण से हम विपक्ष में बैठकर भी सरकार न बनाते हुए भी सेवा करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। पर ऐसे में जो सियासी समीकरण दिल्ली का है, वो पेंच जो फंसा था वो अभी भी फंसा का फंसा ही हुआ है। राहुल गांधी हालांकि अपनी ओर से आज संकेत दे चुके हैं कि वो सपोर्ट करने को तैयार है, चर्चा इस पर की जा रही है। बिल्कुल, तो संवैधानिक पद के हिसाब से अगर हम बात करें, संविधान के हिसाब से बात करें, अगला न्योता अब जाएगा सीधा अरविंद केजरीवाल के पास में, यानी आम आदमी पार्टी के पास में, और उन्हें न्योता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आइए आप आके बहुमत सिद्ध कीजिए, और सरकार है तो सरकार बनाइए। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी आगे आने वाले दिनों में होनी है। चलिए, तमाम हमारे गेस्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर, आपका तारुफ हम करवा देते हैं। शुरुआत करते हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी साहब के साथ, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर मनन द्विवेदी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हुए जिस मुद्दे पर आज हमारी चर्चा आधारित है, फिरोज साहब आपसे शुरुआत करूंगा। जो मुद्दे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग अब लोकसभा की तैयारी में लग चुके हैं, क्या आप बहुत तेज नहीं भाग रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब दिल्ली में एक अच्छी पोजीशन आ गई है जी, और चूंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है दिल्ली में, तो अब उम्मीद ये बन गई है कि दिल्ली से अब हम लॉन्च कर सकते हैं ऑल इंडिया की तरफ। ठीक है। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत तेजी से नहीं जा रहे हैं। अब चूंकि इलेक्शन 6 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, तो जाहिर सी बात है तैयारी तो करनी पड़ेगी। चूंकि इरादा है आगे जाने का, तो मैं नहीं समझता बहुत तेजी से जा रहे हैं। और चूंकि एक जनाधार दिया है, कोई लोग कोई कह रहा था हमारा खाता नहीं खुलेगा, कोई कह रहा था 5 सीटें मिलेंगी, 10-11 सीटें मिलेंगी, बहुत से बहुत 18 मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक जनता ने जनाधार दिया है, और हमारे अंदर अपनी आस्था जो है वो व्यक्त की है, और उससे हमें बड़ा मनोबल मिला है, बड़ा हमें एनकरेजमेंट मिला है। और हम सोचते हैं कि आगे अगर हम हिंदुस्तान में जाएंगे सिद्धार्थ साहब, तो हम वन पार्टी जो एक थर्ड ऑप्शन जिसके लिए सभी लोग परेशान हैं, जो भाजपा से परेशान है, कांग्रेस से परेशान है, और दूसरी पार्टियों से परेशान है, सपा बसपा वगैरह सब लोजपा को मिला के, तो हम एक वन पार्टी सिंगल थर्ड ऑप्शन जो है बन के आएंगे। पर दबाव आप पर नहीं पड़ गया है? अब यहाँ हर्षवर्धन जी तो कह चुके हैं कि बहुमत हमारे पास नहीं, अब आपको केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा वहां पर बहुमत के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो ऐसे में फिर कैसे आप आगे जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अब जरूरी नहीं है कि अब अगर भाजपा जबकि उसकी 32 सीटें हैं, हमारी तो 28 ही सीटें हैं, हाँ। वो जब भाग रहे हैं जिम्मेदारी लेने से, हमें तो जनाधार ही जो मिला है दिल्ली से, वो ऑपोजिशन में बैठने का मिला है, हमें रूल करने का जनाधार। मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, हालांकि आंकड़े बहुत ज्यादा मैं उन पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर आंकड़े हैं, आंकड़े देखें तो 32 उनके 28 हमारे हैं। तो अगर वो नहीं 32 सीटों पे भी अगर सरकार बनाना नहीं चाह रहे हैं, हाँ। तो हमसे उम्मीद की जाए, हम तो एक अच्छे ऑपोजिशन का कार्य करने आए हैं। हम चाहते हैं भाजपा सरकार बनाए, जिस तरह से बनाए, हम उसका साथ नहीं। कांग्रेस का भी साथ नहीं? कांग्रेस का तो देखिए हमारे उसूल, राहुल गांधी जी वैसे कह चुके हैं, प्री पोल और प्री पोल जो उसूल थे हमारे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे थे, हम पोस्ट पोल में उनको बदलेंगे नहीं। हमने प्री पोल कह दिया था कि हम भाजपा और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, इसी तरह से जैसे नदी के 2 किनारे हैं उसी तरह से हैं। ठीक है, आलोक जी आपसे भी आपसे समर्थन नहीं लेना चाह रहे, अब यहाँ पे हर्षवर्धन जी ने अपनी मजबूरियां गिना दी हैं, फिर कैसी स्थिति आगे जा रही है? चुनाव कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे देखें? देखिए सिद्धार्थ जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो स्वाभाविक है कि चुनाव की तरफ दिल्ली बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली का बहुत दुर्भाग्य है कि 2 दल ऐसे जिनको दिल्ली ने अपने काफी बड़े मत दिए, उन्होंने अपनी सरकार बनाने से इस तरह से पल्ला झाड़ा जैसे वो कोई जिम्मेवारी ही नहीं लेना चाहते हैं।
पहला दल भाजपा है, उसका असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा बार बार कहती रही कि हमने सरकार बनाने के लिए जनादेश लिया है, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं दोनों ही दलों ने इस तरह के वादे कर दिए घोषणा पत्र में कि 6 महीने में उनकी एंटी इनकम्पेंसी और उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और दोबारा से कांग्रेस का जो अच्छा विकास का जो शासन था वो सबके सामने आ जाएगा, कंपैरिजन एक सामने आ जाएगा। इसलिए दोनों दल जो है अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से भाग रहे हैं। मनीष जी, क्या आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? हर्षवर्धन जी कह चुके हैं, यहाँ पर यही बात हो रही है, क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप? हर्षवर्धन जी ने अभी विषय को रखा जी, हमको 32 सीटें मिली है जी। 32 सीटें जिस दिन मिली उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया था कि हम विपक्ष में बैठने जा रहे हैं। लेकिन आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सभी दलों के वो लोग जो असंतुष्ट हैं, अर्थात उन्होंने सभी दलों के विधायकों को अपने दल को तोड़कर आने का आमंत्रण दिया था जी। सरकार बनाने के लिए उतावले नजर आप वाले आ रहे थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी का रुख पहले से स्पष्ट है, हम लोग सरकार बनाने के लिए नहीं, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड की परिभाषा हमारी है। राष्ट्र सेवा के लिए हम लोग आए, सरकार बनाना हमारे लिए दूसरा लक्ष्य है। और अगर दिल्ली की जनता ने हमको 4 सीट कम दी है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, पहले दिन से कह रहे हैं। वही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव हारी है, अभी लगता है कि उनको बात समझ में नहीं आई है, भ्रष्टाचार। आप अपनी बात करें, आप हमारी बात नहीं करें, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। लौट रहे आपके पास। नहीं, अभी आपने विषय को रखा कि 6 महीने सरकार चला के देखिए और बिजली के दाम करके क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या आपने दिल्ली की जनता को वादा नहीं किया था कि 30% बिजली के दाम कम कर देंगे? सबका बोलने का हो जाए फिर हम बहुमत से है, ठीक है। दिल्ली के अंदर आप मनीष जी रख ली आपने बात, रख ली। मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ सर आपके पास लौट रहा हूँ। मुझे एक शेर याद आया दिल्ली के हालात पे कि गैर मुमकिन है कि हालात की बुद्धि सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। बहुत 15 साल से एक सरकार चल रही थी, जिसके पास अनुभव था, रफ्तार थी, दिल्ली की जनता ने उस रफ्तार पे ब्रेक लगा दिया है और उन्हें स्टीयरिंग से बैठा दिया कि आप हटिए यहाँ से। और बाकी जो 2 दल थे सत्ता के दावेदार जी, वो दोनों में से एक भी सत्ता में, वो दोनों विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं, पक्ष में बैठने को तैयार नहीं। आज दिल्ली बेसरकार की हो गई है जी। और जिनको सबसे ज्यादा सीटें मिली उनके साथ मजबूरी है कि उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा 4 सीटों का। अगर समर्थन मिलता 4 सीटों का, 4 निर्दलीय होते, तो यही हर्षवर्धन दौड़ के आते, बोलते हमारे संपर्क में विधायक हैं जी। और कोशिश हुई थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन चूंकि संवैधानिक बाध्यता है, टूट किसी पार्टी में हो नहीं। कांग्रेस ये बात क्यों कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप करते, आपने नहीं किया? सुन लीजिए, रही बात कांग्रेस की, अभी आलोक जी मनीष जी पर चढ़ बैठे कि भाई आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जैसे आलोक जी की पार्टी ने, कांग्रेस ने आपको समर्थन दे दिया कि वो कहे कि आप बीजेपी सरकार बनाए, हम समर्थन दे रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी से हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? उनका एजेंडा आपका एजेंडा एक है? तो ये सब जो त्रिकोण के 3 कोण हैं, उन 3 कोणों में से 2 कोण मिलेंगे तभी सरकार बनेगी, और वो तीनों कोण नहीं मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने, आप पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत सही स्टैंड लिया है। और जो अभी हमारे फिरोज भाई बता रहे थे कि भाई जो हमारा प्रीपोल स्टैंड था वो हमने ले लिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल, जो एक परसेप्शन बना है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है, और आज राहुल गांधी ने भी बोल दिया। सवाल ये भी होता है कि राहुल गांधी ने आज क्यों बोली ये बात? कल जब अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की और वहां से ऐलान हुआ कि भाई कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी डर गए कुमार विश्वास से? वो आज समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता कह चुके हैं, तो ये बात राहुल गांधी को कहने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर बताता है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ कोई अभी से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करना चाहती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। आलोक जी, मैं जानता हूं आपको जवाब देना, पर मनन जी से भी मैं उनका रिएक्शन लेना। मनन जी, हर्षवर्धन जी ने ये बात करी, शुरुआत उससे कीजिए, कैसे देखें? मैं ये कहूँगा कि मैं मतलब पढ़ता लिखता रहता हूँ और मतलब जगह जगह जाता भी हूँ, तो मैं बात ये बोलूँगा कि एक तरीके से बीजेपी को भी मैंडेट दिया गया है जी, और आपको भी मैंडेट दिया है लोगों ने, पब्लिक ने मैंडेट दिया है जी। और अगर हम देखेंगे कि फिर अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव होंगे, अप्रैल के करीब चुनाव होंगे, उसमें ये बात होगी, और उससे पहले आचार संहिता लगेगी, तो वो लगेगी फरवरी में लगेगी। तो एक बात ये भी होती है कि जो पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के,
तो उसमें हम देखेंगे दिल्ली के जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं तो उसमें नए पॉलिसी प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो सकते हैं और जो पुराने चल रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से उनका कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। जैसे कि अनुश्री योजना हुई, फूड सिक्योरिटी प्लान हुआ, उसके अलावा दिल्ली को केरोसिन फ्री बनाने की बात है। ये तो कांग्रेस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान है जो कांग्रेस लागू कर चुकी है। जो आपने बात कही आचार संहिता की बात, जहां तक ये बात जो सवाल उठ रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, चूंकि उनके पास समर्थन है तो वो उन्हें पहल करके सरकार बनानी चाहिए, एक बड़ा तबका ये मानता है। तो अगर आज है दिसंबर, अभी 15 दिसंबर भी नहीं आया है और फरवरी में जाके आचार संहिता लगेगी, आपके पास पूरे 2 महीने हैं, तो उन 2 महीने में कम से कम आपके पार्टी का एजेंडा जो है बड़ा लंबा चौड़ा, बिजली के दाम कम करने वाला एजेंडा है, 700 लीटर पानी मुफ्त देने वाला एजेंडा है, इसके अलावा सफाई कर्मचारियों का नियमित उनको पक्की नौकरी देने वाला वादा है। इन 3 वादों पर तो कम से कम 2 महीने में अमल हो ही सकता है। एक सवाल यह है, ठीक है आलोक जी, सबसे पहले तो जो सवाल यूसुफ जी ने उठाया कि क्या कांग्रेस डर रही है क्या? देखिए सिद्धार्थ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूसुफ भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कह दिया था तो आज राहुल जी को कहने की आवश्यकता क्यों थी? कल केजरीवाल जी की मीटिंग थी, क्या उस वजह से? तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल इस अंदेशे को सिरे से खारिज करता हूँ यूसुफ भाई के। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एक पत्रकारों का एक समूह था, पत्रकारों ने एक सवाल पूछा, राहुल जी ने पुनः उसका उत्तर दे दिया। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि राहुल जी ने अपनी तरफ से कोई बढ़ चढ़ कर ये बात कही हो। एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, राहुल जी ने स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत केवल जवाब दिया है। जहां तक बात कुमार विश्वास जी की, आम आदमी पार्टी की है, ठीक है, उन्होंने अपना दिल्ली में जिस भी तरह से अपना एक आधार जनता के सामने रखा है और दूसरी तरफ दूसरा जो पहलू सामने नजर आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ना अमेठी में या जहां से राहुल जी लड़ेंगे या कहीं और किसी शहर में, कहीं पर भी हमें आम आदमी पार्टी से कोई घबराहट की बात नहीं है। कोई घबराहट की कोई बात नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है आपके साथ? जो आपको ये जो आप कह रहे हैं ना जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कौन सी जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी है कि जब उनको सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, अनकंडीशनल मिल रहा है, तो उनको सरकार बनानी चाहिए। क्यों नहीं बना रहे हैं वो? ठीक है, उन्होंने जितने वादे किए हैं, यूसुफ भाई ने अभी 4 चीजें मेन गिनवाई हैं, वो अपना आए और पूरा करें। उनको केवल और केवल विशुद्ध राजनीति करनी है। ना दिल्ली की जनता से कोई उनको मतलब है। इनके मेन जो लीडर्स हैं उनमें से कोई भी दिल्ली का रहने वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी दिल्ली का मैं थोड़ा सा, मुझे आलोक जी जो कह रहे हैं मुझे उस पर आपत्ति है। पूरी राजधानी की जो राजनीति थी उसको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। देश की राजधानी है, किस तरह से देश की राजधानी को आके खिलवाड़ बना दिया। अभी यूसुफ भाई क्या भी हमें जो है सामने लोकसभा का चुनाव दिख रहा है लॉन्च करने के लिए, तो क्या दिल्ली एक लॉन्चिंग पैड था? ठीक है, सुनिए आपने अपनी सारी बात कह ली। यूसुफ भाई मैं तो इनका जरा जवाब दे दूं आलोक भाई का। आपने देखिए ऐसा है, जो आपने बातें कही हैं थोड़ा सा आप एग्रेवेट भी हो रहे थे, मुझे लगता था इसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए हम आराम से बात कर सकते हैं, हम सब लोग जो हमारी जड़ें हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टीज को, ग्रुप्स को, हम उसके लिए लॉयल रहें। लेकिन उसके लिए मैं नहीं समझता कि बहुत जोर से अगर हम बात कहें तो हमारी बात आगे तक जाएगी। मैं आपकी बात का जवाब ये दे रहा हूँ। देखिए हम इसलिए भाजपा से आपसे मिलकर नहीं बना रहे सरकार क्योंकि दोनों से हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है, जनता जो है दोनों पार्टियों को भुगत रही है। दिल्ली का आपने एग्जाम्पल लिया, दिल्ली में कॉरपोरेशन में भाजपा से बिल्कुल ये समझे सर से पांव तक जो है लिप्त है करप्शन में भाजपा। उसी तरह से आपका जो लेजिस्लेचर में है, विधानसभा में, कांग्रेस का भी यही हाल है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तानाशाही है। सुनिए, तानाशाही है। मेरी बात पूरी होने दें मनीष जी, बात पूरी होने दें। मनीष जी सुनिए, बात पूरी होने दें, माफ कीजिए, सुनिए बात सुन लीजिए, फिर मैं बहुत कड़वी बात कह दूंगा, फिर आपको और बुरा लगेगा। मेरी बात पूरी होने दें। दिल्ली में जो कारपोरेशन में, दिल्ली में जितने आपके कारपोरेटर हैं, बगैर रिश्वत लिए, बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। सुनिए मनीष जी, आपके जितने कारपोरेटर हैं बगैर रिश्वत लिए काम नहीं करते, 1 नंबर के रिश्वतखोर हैं। ये बात सुन लीजिए। मैं कहना नहीं चाहता था इस चैनल के थ्रू, लेकिन आप बीच में विघ्न पैदा कर रहे हैं, मुझे बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं, और यही कारण है कि आप सरकार नहीं बना पा रहे। मेरी बात पूरी होने दें मनीष जी, बात पूरी होने दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, ऐसे देखिए कोई फायदा नहीं है। ये आप बोलेंगे मैं भी ये काम कर सकता हूँ। शुक्ला जी एक मिनट जरा पहले सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप जब सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरी बात बस खत्म होने वाली है, जल्दी से जवाब दीजिए ताकि मैं उनके पास मेरी बात खत्म हो गई। बस मैं कहना चाहता हूँ कि
हमें जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है, इनको झेल चुकी है, लिहाजा बढ़ चढ़ के जनता ने हमें जनाधार दिया है। और जनता, अगर हमने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जैसे बाबा जी भी कह रहे हैं, एक फिल्म स्टार भी कह रहे थे, हमारा वही स्वाहा हो जाएगा, वही खत्म हो जाएंगे और जनता कहेगी अच्छा ये तो राजनीति करने आए हैं। हम राजनीति नहीं, हम नीति वाले लोग हैं, हम कूटनीति करने आए, राजनीति नहीं आए। हम राजनीति बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के पास है और हमें सेवा का पूरा मौका दिया जाएगा, सेवा करके दिखाएंगे। और बिजली के दाम हम 50% इसलिए दिखाएंगे, मैं इनको बता रहा हूं आलोक जी को कि BICS में जो डिवीजन है बिजली के पैसे का, शीला जी 51% खुद अपने फंड में डाल रही थी और 49% सब ये जितने भी मीटर जो गरीब लोग हैं उनके इतनी ज्यादा बिजली इसलिए आ रही है मीटर में कि 51% शीला जी अपने अकाउंट में डाल रही है। यानी सरकार या जो भी है, कांग्रेस 51% खा रही है BICS। चलिए 49% जो है वो हमसे जमा कर रही है। सबको बार बार फिर मैं लौटूंगा। सूरज चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रचार मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूरज जी, स्वागत है आपका। इस पूरी, हर्षवर्धन जी ने तो कह दिया है कि उनके पास तो कुछ है नहीं, अब आम आदमी पार्टी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए आगे, कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, जनता ने उनमें विश्वास दिखाया है और वो उनको 28 सीटें दिल्ली में मिली हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो सरकार बनाए। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अगर बहुमत भाजपा के पास होता तो भाजपा अपनी जिम्मेदारी से कतई भागती नहीं। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जो है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जनता ने 100 करोड़ से ज्यादा, कई सौ करोड़ रुपया चुनाव में लगा है, जनता के खून पसीने की कमाई है और ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस खून पसीने की कमाई को व्यर्थ ना जाने दें और ये सरकार बनाएं। आज ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्योंकि इनके अंदर काबिलियत नहीं है, ये केवल शोर मचा सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। धरने प्रदर्शन से राजनीति नहीं होती। देश की जनता ने अगर उनमें विश्वास दिया, उनको मत दिया है तो उनको मत का उनको आदर करना चाहिए और उनको सरकार बनानी चाहिए। अगर वो सरकार नहीं बनाते हैं तो अपनी जो कमियां हैं उसको छुपा रहे हैं। जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं, उन जनता को, उन वादों को पूरा करने में छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूं। ब्रेक के बाद में आप ही से फिरोज जी, भ्रष्ट लोगों के साथ कभी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक पहले मैं ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे चर्चा शुरू करेंगे फिर से। छोटा सा ब्रेक। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। सांसदों की गंदी बात देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। अब अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि लोकसभा में अब हम जाएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनको लेकर के जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोकसभा में जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ और राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं और अपनी इमेज को वहां ले जाना चाह रहे हैं, तो फिर उस वादों का क्या होगा जो शुरुआत दिल्ली से उन्होंने की थी। फिरोज जी, कैसे दिल्ली फिर मैनेज होगी? दिल्ली में आप क्या करेंगे अगर वहां पर केजरीवाल जी चले जाते तो वहां ऑप्शन फिर क्या रहेगा? देखिए, पार्टी का एक बड़ा मैनेजमेंट है और ये एक्सटेंड होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हाँ। दिल्ली में कोई भी बनेगा, मैं अभी नाम तो सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ। कोई भी नेता बन सकता है, जो भी 5-6 बड़े चेहरे हैं, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, हो सकता है कोई और भी आ जाए, अलग से आ जाए। पहली चीज 2014 का जो इलेक्शन होने वाला है, मैं इस बात को बता दूं आपको कि 2014 का इलेक्शन, जैसे अभी कांग्रेस और भाजपा कहते थे कि ये राहुल वर्सेस मोदी होगा, बिल्कुल गलत। 2014 का इलेक्शन होगा मोदी वर्सेस केजरीवाल, और इसमें मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, हम थर्ड फ्रंट, सिंगल थर्ड फ्रंट पार्टी के सूरत में सामने आएंगे। और ये जो पहले थर्ड फ्रंट बनते रहे, खिचड़ी बनती रही है 10, 11, 12 पार्टियों की, आपस में लड़ मर जाते हैं। जैसे 1977 में जनता पार्टी में हुआ, 2 साल के बाद ही टूट फूट गई, इंदिरा गांधी। दिल्ली के रिजल्ट से आप राहुल गांधी को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे इसमें से? आप कह रहे हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो राहुल गांधी कहीं भी नहीं। देखिए, ऐसा है, सुनिए, राहुल गांधी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है आलोक भाई। राहुल, सुनिए, पर्सनली राहुल गांधी को मैं पसंद करता हूं। मैं जहां जिस संस्था से बिलोंग करता हूं, राहुल गांधी वहां के स्टूडेंट रह चुके हैं, मॉडर्न स्कूल के। मुझे राहुल से कोई दुश्मनी नहीं है, राहुल को मैं पर्सनली पसंद करता हूं। लेकिन उनमें परिपक्वता आने में थोड़ा समय लगेगा। एक बात मुझे लगता है कि वो थोड़े थोड़े परिपक्व हो गए सब उठा पटक के बाद। उन्होंने जो कहा था कि हमें ये बात आम आदमी पार्टी की पसंद आई कि सब आम जनता को जोड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर। मैं समझता हूँ केवल अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य देने के अलावा आम आदमी पार्टी आज कुछ भी नहीं कर रही है। जो जिम्मेवारी मिली उससे तो भाग रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लीडर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो परिपक्व होने में समय लगेगा। मतलब आम आदमी पार्टी तो परिपक्व होकर आई है, बाकी सब अपरिपक्व हैं। मैं समझता हूं केवल अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं लोग। आप सरकार बनाइए, आपको अंदाजा लगेगा किस तरह से दिल्ली चलती है। 6 महीने में दिल्ली की जनता को भी नजर आ जाएगा कांग्रेस ने क्या किया था, आम आदमी पार्टी ने क्या किया था। आप अपने घोषणा पत्र को लागू क्यों नहीं कर रहे? अतिशयोक्ति है। हमसे पहले तो भाजपा पार्टी नहीं, आप भाजपा के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? भाजपा तो कह रही है हमारे पास नंबर नहीं है। जब हम आपको नंबर दे रहे हैं तो आप आके लोगों ने एक्सपेक्ट किया है चुनाव अगर होते हैं तो सरकार बनती है, गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिए जाते हैं। और अगर इतनी बड़ी कवायद हो, इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ और उसके बाद लोगों को एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं होती हैं, तो अगर एक बार फिर चुनाव होंगे तो तब तक क्या समीकरण होंगे पॉलिटिकल पार्टीज का, इंडिविजुअल भविष्य क्या होगा, कैसे जाएगी फिर? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है पब्लिक सेंटीमेंट देखकर कि आम आदमी पार्टी और अच्छा करेगी और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम हो जाएगी। आप भी मान रहे हैं कि केजरीवाल वर्सेस मोदी? केजरीवाल वर्सेस मोदी बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ये बात है, क्योंकि मैंडेट दिया गया है तो मैंडेट पूरा किया जाए। मोदी जी का यहाँ पर अपना राज्य नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। आप मोदी वर्सेस केजरीवाल अभी से कर रहे हैं। आलोक जी वो बहस इसलिए आना पड़ रहा है कि दिल्ली के चुनाव जब चल रहे थे, केजरीवाल वर्सेस राहुल कर दीजिए। नहीं, बात वो नहीं है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से फेसबुक पर एक कैंपेन लॉन्च हुआ, नेक्स्ट पीएम केजरीवाल। मुख्यमंत्री बने नहीं थे केजरीवाल, पीएम बनाने का उनका कैंपेन शुरू हो गया। अब यहाँ कई सारे सवाल खड़े होते हैं सिद्धार्थ। अभी तक केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माने जाते थे। रेडियो पर खुद उनकी आवाज में बात कही जाती थी कि साहब मुझे इतने लोगों ने पसंद किया है, और जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए और कांग्रेस बनाने का मौका देना चाहती तो वो बनना नहीं चाहते हैं। उनकी नज़र अब प्रधानमंत्री पद पर। तो पहली बात तो ये होगी कि साहब कौन बनेगा। दूसरी बात, जब वो प्रधानमंत्री के मुकाबले में नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हो जाएंगे आकर के जी, तो अब उस वोटर का क्या होगा? जो वोटर ये कह रहा था, हम लोगों ने भी दिखाया और बाकी चैनल्स ने भी अपने टीवी पर दिखाया कि विधानसभा चुनाव में हम केजरीवाल को वोट देंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे, तो वो वोटर तो नरेंद्र मोदी के साथ भाग जाएगा। तो फिर आम आदमी पार्टी अगर ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्यों भाग रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी ने जो रास्ता चुना है वो संघर्ष का रास्ता है, और आम आदमी पार्टी का संघर्ष का रास्ता है, और संघर्ष के रास्ते में चलने वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरह से अपने एक रुख कायम कर बनाते हैं और उस रुख पर कायम रहते, तभी उन्हें कामयाबी मिलती है। लेकिन उसके 2 रास्ते हैं। यह एक एग्जाम्पल मायावती का है। मायावती को 1995 में मौका मिला बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का, और मायावती ने सरकार बनाई,
और चलाई। 6 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 6 महीने में मायावती ने अपना एक जो फैसले उन्हें करने थे वो फैसले करके अपनी एक छाप छोड़ी कि हम एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं जी। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव 2002 में हुए तो फिर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और फिर अपना मतलब निकाल के बीजेपी को लात मार दी। मैं टिप्पणी करूंगा यूसुफ भाई जब पूरी कर लेंगे एक मिनट। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, मुझे जो लगता है कि जो कांग्रेस के समर्थन के बाद भी अगर केजरीवाल सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो एक डर ये है कि जो वादे हमने कर लिए हैं शायद उन वादों में से हम कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए और हमारे जो हमारे खिलाफ भी एंटी इनकम फैक्टर हो जाएगा। और जो कहता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, तो केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक मुट्ठी को बंद रखना चाहते हैं ताकि उसका लोकसभा में उसका उन्हें फायदा मिल सके। बस एक यूसुफ भाई ने जो बात कही, देखिए ये बात ठीक है कि लोगों ने जो दिल्ली में वोट दिया है केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखते हुए दिया है। अब बात हो रही है कि केजरीवाल वर्सेस मोदी जो प्रधानमंत्री, तो देखिए ये पार्टी इन द मेकिंग है, पार्टी में अभी जेनेसिस हो रहा है। तो अब ये जो चीजें हैं ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी, ये कोई समस्या नहीं है बहुत बड़ी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन प्रधानमंत्री के लिए तो केजरीवाल चल ही पड़े हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कोई मतलब समस्या नहीं है। पार्टी में सारे ही केजरीवाल हैं, यानी वर्कर से लेकर के केजरीवाल तक सारे ही लोग केजरीवाल हैं, कोई कम नहीं। पर दिल्ली की अपेक्षा प्रधानमंत्री की उम्मीद कर लेना, ये तो नरेंद्र मोदी के लिए भी आप कहते थे कि इंडिया इज नॉट गुजरात, कि जैसे उन्होंने गुजरात से शुरुआत की तो उनके लिए भी कहा जाता था, तो क्या ये बात केजरीवाल जी पे लागू नहीं होती? देखिए दिल्ली पूरा देश तो है नहीं, अभी वक्त दिल्ली इज नॉट इंडिया। मैं समझता हूँ दिल्ली में इलेक्शन दोबारा होगा, सरकार नहीं बनेगी और अगर दोबारा इलेक्शन होगा ये जो कहा जा रहा है हजारों करोड़ का नुकसान होगा, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन तो हो ही रहा है। कैसे देखते हैं 2014 में बस ये है कि जो बटन दबाने की मशीनें हैं जो लेजिस्लेचर की है विधानसभा की उड़क जाएगी, बाकी तो खर्चा नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सूरज जी आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं उनके सामने केजरीवाल बहुत बोने हैं। कैसे? उनको अभी वो दिल्ली में अपनी सरकार बना नहीं पाए, दिल्ली में जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। दिल्ली में वो बहुमत जुटा नहीं पाए और वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। पूरी तरह से मन सपने देखने में सपना तो मोदी जी में देख रहा है, सपने देखने में कुछ नहीं आता है। सूरज जी आपके नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को तो केजरीवाल ने डेंट किया दिल्ली में आके। नहीं कहाँ नरेंद्र मोदी जी का जादू कहाँ दिल्ली में चल पाया? अगर चल पाता 4 सीट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाती। हर चैनल से आप वोटिंग करा लें, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी चैनल से वोटिंग करा लीजिए, पूरे देश में कितने वोट मोदी जी को नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं और कितने वोट केजरीवाल को वोट ज्यादा मिलेंगे, मोदी जी को कम मिलेंगे। जवाब प्रदेशों में भारी बहुमत से सरकार बनाई है और हम आप जो है 4 सीटों से हम लोग रह गए हैं पीछे, ठीक है, हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में केजरीवाल नहीं थे, सवाल ये है कि दिल्ली में केजरीवाल थे, वहां नहीं बना पाया भारी बहुमत से। भाजपा पूरी तरह सूरज जी एक चीज का जवाब तो आपको देना पड़ेगा और अपने गिरफ्तार में जाके देखना पड़ेगा के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी जो मेरे मित्र बात कर रहे थे, ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये नौसखियों की फौज खड़ी हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है तो आगे करेंगे जाता है। नौसखिया कोई गुनाहगार हो गया, कोई उसने गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया, आगे इस प्रकार से क्या मतलब है? आपसे ज्यादा सूरज चौहान जी ने जो बात कही कि साहब नौसखिए आ गए, देखिए इस पर आपत्ति होनी चाहिए। इसलिए आपत्ति होनी चाहिए कि जो पहले से एस्टेब्लिश्ड राजनीतिक दल है या जो राजनीति परिवारों के लोग हैं, क्या वही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ये गंभीर बात है, मान लेते हैं उनकी क्षमता है तो क्षमता दिखाएं। इस देश में क्षमता को हमारे निजाम में वो कोई भी आदमी उनको समर्थन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो आप ये कहकर आप 900 की बात अलग। दूसरी बात जो सूरज ये भी 2 सीट से आए थे 1980 में जब जनसंघ से ये आए थे बीजेपी से, ये भी तो 9 सीट थे उस टाइम। तुलना नहीं कर सकते, कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि अभी आप सीएम चलिए ठीक है, कोई तुलना नहीं कर रहा, शुरुआत की बात हो रही है, कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। जमीन से शुरू करता है मनीष जी को मतलब जो पूर्ण रूप से साबित करके दिखाइए, अपने आप को दिल्ली में साबित कीजिए, उसके बाद देखिए। मनीष जी आप देखिए सबने जी। एक मिनट मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सूरज जी मैं लौटूंगा, मनीष जी को काफी देर से सुन रहे हैं। मनीष जी जी सर बोले। सिद्धार्थ जी आप पार्टी के लोग विनम्र, 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। 'अहंकारवादी' हो गए हैं, विनम्रता से अहंकार प्रदर्शित
अभी 4 राज्यों का चुनाव जो हुआ उसमें 589 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे। 400 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, अर्थात 67% सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। जी दिल्ली में हम 32 सीटों पे जीते हैं। सिद्धार्थ जी, अगर आंकड़ों को देखिए तो सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी रही है। ठीक है सर, आंकड़े तो सबसे कम मार्जिन से चुनाव सीटें, नहीं सिद्धार्थ जी मेरी बात तो होने दीजिए जी। सबसे कम मार्जिन से जो सीटें हम लोग जो लोग हारे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीतने वाली पार्टी है। सबसे ज्यादा वोटों से जिन सीटों पे चुनाव जीता गया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी हुई है। तो ये 28 सीट पा गए हैं। चूंकि ये 0 से शुरू किए थे, इनको कॉम्प्लीमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि पहली बार इलेक्शन में आए थे और 28 सीट पाए थे, लेकिन ये लार्जेस्ट पार्टी है। इनको ये गुमान कैसे हो गया कि ये जनता इनके फेवर में थी। दिल्ली में तो आपका जादू नहीं चला ना, कैसे तो नरेंद्र मोदी का। मैं जवाब देता हूँ, आपकी पहले 23 सीटें थी, सिर्फ 9 सीटें बनी है 32 और हमारी 0 से 28 हुई है। गुमान गलत नहीं है हमारा। हुए दिखा, उसके साथ जनता खड़ी हो गई। मनीष जी थोड़ा आप आंकड़ों में भी गड़बड़ कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी सर, पूरे देश में होगा, 5 सीटों पर नहीं होगा दिल्ली के अंदर, और जो मनीष जी आपसे सवाल फिरोज जी कर रहे हैं, जरा सवाल सुन लीजिए। मनीष जी सवाल आपसे आम आदमी पार्टी के फिरोज जी कर रहे हैं। फिरोज जी आप मनीष जी मेरी बात सुन रहे हैं, पर सवाल आपसे कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए ना सर। मनीष जी प्लीज एक सर संक्षेप में सवाल रखिएगा। मेरा सवाल यह है, देखिए आपने कहा कि जनता ने आपको 32 सीटें दी हैं, जनाधार आपको दिया है। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपकी जो पिछले इलेक्शन में आपकी सीटें थी 23 थी, 23 थी ना, और अब आपकी हैं 32, 9 सीटें मिली हैं, 10 मान लो 10 सीटें मिली हैं, आपको जनाधार 10 सीटों का मिला है, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें जनाधार 28 का मिला है, तो बताइए जनाधार आपको मिला है, हमें मिला है? ठीक है, बता दीजिए मनीष जी। हाँ सिद्धार्थ जी, मैंने अपनी बात को रखते हुए बात कही थी, इनको कॉम्प्लीमेंट इसलिए मिल रहा है कि चूंकि ये पहली बार इलेक्शन में आए थे। और फिरोज भाई जी आपने जो ये 28 सीट आपने पाया है जी, इसमें बहुत इतराने की आवश्यकता नहीं है। आसाम में आसाम गण परिषद प्रफुल्ल कुमार महतो शासन अध्यक्ष से सीधे मुख्यमंत्री हो गए थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी एक बार 20-22 सीटें पाई थी और सरकार नहीं बनाने दिया था। उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो उनको उनकी हैसियत समझ में आ गई थी। आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आप ठीक है, हो जाए कोई बात नहीं। अगर हम लोगों की आकांक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, होना भी चाहिए। हमें समय तो मिलना चाहिए ना। चलिए मनीष जी आपने बोल दिया, मैं आपके पास लौटूंगा। मनन जी भी हमारे साथ है। मनीष भाई ये तो वक्त बताएगा। अगर हम गलत होंगे तो हमें जनता उखाड़ फेंकेगी, सही होंगे तो लंबे चलेंगे। इसमें क्या बात है? हाँ, तो हमें मनन जी दिल्ली की बात हो रही है, आपको तो परखा हुआ है। ठीक है, अब जनता हमें परखेगी। लौट रहे मनीष जी 2 मिनट लौट रहे हैं आपके पास, फिर लौट रहे हैं। ये दिल्ली के आभा मंडल की बात हो रही, नरेंद्र मोदी के अंदर दिल्ली में जो आभा मंडल था वो केजरीवाल से कम हुआ, ये बात बार बार निकल करके आ रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर शायद लोकसभा के अंदर भी आगे जाने की बात की जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? डिस्कशन अभी चल रहा था, उसको मैं ये बात बोलूंगा कि अगर हम देखें कि मोदी वेव जैसी बात है, तो और जो असेंबली इलेक्शन जो है वहां मोदी वेव रही, काफी हद तक रही। पर दिल्ली में ये मोदी वेव नहीं, मोदी इम्पैक्ट इसलिए कहा जाएगा कि मैं एक आंकलन पढ़ रहा था, मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, पर एक लाइन बता दूंगा कि जैसे विश्वास नगर में इनकी रैली हुई, मोदी जी की रैली हुई, तो वहां पे नसीम जी आ रहे और ओम प्रकाश शर्मा जी थे। उसके अलावा सुल्तानपुरी में सुशीला जो बांगड़ी हैं वो हार गई, और दक्षिणपुरी में हुई, वहां पर अंबेडकर नगर खुशीराम हार गए, वहां पर रैली हुई। उसके अलावा चांदनी चौक में जो हुई रैली हुई, हार गए। तो मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि शायद 4 में ये लोग हार गए और 2 में जीते। तो ये मोदी की रैली के बावजूद भी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि रैलियों से ही सब कुछ डिसाइड होता है और रैली का कितना कन्वर्जन रेट है, उस चीज में भी नहीं जा रहा हूं। पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि नेशनल कैपिटल है और सिंबॉलिक वैल्यू है दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा और जिसका रिफ्लेक्शन अब लोकसभा चुनाव में आएगा। तो यूसुफ जी, उन मुद्दों का क्या, जो देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर तमाम सालों से बहस चल रही है और जवाब अभी हम तक नहीं मिले। हम लगातार, हमने भी सवाल उठा कि आपकी जो है देश में आरक्षण को लेकर के क्या नीति है,
है, आप समलैंगिकता के ऊपर के खुल के बात नहीं आई है। बताएंगे नहीं, पर क्या लग रहा है, जो बता दीजिए। आरक्षण पर क्या ये जो 10 सवाल, हाँ यूसुफ भाई, ये जो 10 सवाल आपने शुरू में जो आपने पूछे थे, ये बहुत ही कायदे के सवाल हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं, जो भी पार्टी रूल करेगी, हाँ। उस पार्टी को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। आपने तो दिया नहीं और आप अभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहे हो। सुनिए, मैंने कहा ना, पार्टी इज इन जेनेसिस, पार्टी जो है फॉर्म हो रही है, इन सब चीजों पे डिस्कशन चल रहा है। हाँ। अब ये देखिए, मैं हाई कमान की तरफ से मैं अभी, क्योंकि अभी क्या बेहतर नहीं होता कि इनकी डिस्कशन होने के बाद इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं आपकी याद दिहाने के लिए एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 2006 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल और इंजीनियरिंग और IIM में 27% आरक्षण लागू किया था, तो उस वक्त एक संस्था बनी थी यूथ फॉर इक्वलिटी। JNU में उनका सम्मेलन हुआ था, वहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उन्होंने आरक्षण की मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था भाई आरक्षण इस देश में नहीं होना चाहिए। ये उनका क्लियर कट स्टैंड था। अब आप बताएं कि आज क्या स्टैंड है। देखिए, आरक्षण की जो अभी तक नीति है, अभी तक कोई स्टैंड बना नहीं है, लेकिन जो प्री स्टैंड था, पहले का स्टैंड वो है। आपको बता दो, अगर वो टेप सामने आ जाएगा तो जो दबा गुजरा तबका झाड़ू उठाए घूम रहा था, झाड़ू मारेगा। मैं आपका, मुझे जवाब, आपने सवाल पूछा, बस जवाब ये है, अरविंद ये कहते हैं, जहां तक आरक्षण का सवाल पूछा है, कि हैव नॉट्स को, जो गरीब है, हाँ। उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो पैसे वाला है नहीं मिलना चाहिए। अब इसको किस तरह से दलित मुस्लिम बांटे, ये भी सब हो रहा है। पर इसका भी आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में, इसका मतलब जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है, सोशली और इकोनॉमिक, सोशली और जातिवादी आरक्षण बिना डिस्कशन किए केजरीवाल जी का नाम आगे ले जाना क्या जता रहा है। लेकिन यह है कि गरीबों की मदद की जाए, बहुत जल्दबाजी है। मैं समझता हूँ मैच्योरिटी है पॉलिटिक्स की, हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो हिंदुस्तान की राजनीति है, वो इतनी सिंपल नहीं है, बहुत गूढ़ है। समय आने पर इनको खुद अपने उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से कल इन्होंने जो किया है जंतर मंतर पर कि सीधा हम तो अब लोकसभा में ही जाएंगे, मैं समझता हूँ दिल्ली की जरूरी है कि जैसे कांग्रेस पूरे प्रोसेस से गुजरी है, इतने सालों तक कोई पार्टी गुजरे, तभी आप उसे परिपक्व, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि परिपक्व पार्टी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इनके जो कदम है और इनकी जो वाणी है, वो जरूर अब परिपक्व है, समय के अनुसार नहीं है, वो केवल जल्दबाजी के दिए गए स्टेटमेंट हैं। मैं समझता हूं कि हम दिल्ली में सिमट के रह जाएं, आगे ना बढ़े। तो दिल्ली को आप लॉन्चिंग पैड यूज करें और दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा दें और आगे चले जाएं, तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी आपको। इसी पार्टी को कुछ ना कुछ तो लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ, दिल्ली को तो संभालिए ना, दिल्ली मिल रही है, दिल्ली को संभालिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और आदमी एक बार भावनाओं में बह के वोटिंग करता है, अगली बार गलती सुधारता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं। 1977 में जब इमरजेंसी कांग्रेस के खिलाफ हवा बही तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हार गए, यहां तक कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। जी, इंदिरा गांधी खुद चुनाव अपना हार गई। जब वीपी सिंह की लहर आई तब बड़े बड़े दिग्गज हार गए। बीजेपी को 84 में जब 84 का चुनाव आया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी लोकसभा में। लेकिन आज कांग्रेस 200 पाने के लिए बड़ी तरसती है। तो ये वक्त की बात है। आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनमत है और देश भर में उसका उबाल दिखता है, लेकिन ये कितना ठहर पाएगा। बकौल जौहर कानपुरी, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आम आदमी पार्टी बुलंदी पर तो पहुंच गई। इन मुद्दों के ऊपर कुछ डिस्कशन ना करते हुए, जैसे खुद फिरोज बख्त अहमद साहब कह रहे हैं कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब तो करना पड़ेगा। देश भर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो तमाम मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बना था हिंदुस्तान का, हम भी इन सब चीजों पे ड्राफ्ट बना रहे हैं। ठीक है, मनीष जी हैं उसमें प्रशांत जी हैं, सारे जो सीनियर मनीष जी, देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जहां देश सबसे, आप लोगों से भी, कांग्रेस से भी जवाब चाह रहा है और आप लोग भी अपने हिसाब से जवाब देते रहे, कभी नहीं भी देते हैं, पर ऐसी परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये क्या कहता है? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि ये अतिवाद के शिकार हो गए हैं ये लोग, और इन मुद्दों पर जनता इनसे जवाब मांगेगी। भी लोकसभा का चुनाव होगा। देखिए दिल्ली कास्मो मेट्रो सिटी है, वहां अन्नाजी रामदेव जी के नेतृत्व में वहां आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस आंदोलन का सीधा लाभ उनको मिला जी। लेकिन जब देश में निकलेंगे तो ये जो 10 बड़े सवाल आप लेके आए, अच्छे सवाल है, इस पे जनता इनकी राय तो जानना ही चाहेगी। और अगर इस सवालों का जवाब इनके पास नहीं रहेगा तो इनको
तब समझ में आएगा कि देश की राजनीति क्या है, क्योंकि 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं दिल्ली में केवल। तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे हमारे पास जवाब है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ सारे सवालों के जवाब हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने पहले उन्हें लोकसभा का सबसे अच्छे जवाब है हमारे पास। आपके पास है वो तो वक्त तय करेगा, अभी तो आप कह रहे हैं अंडर प्रोसेस है। पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इतनी जल्दबाजी जो इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप कामयाबी भुनाने के लिए कर रहे हैं, कामयाबी भुना ली जाए बस इस वक्त में, और आप कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेस सब चल रहा है। जल्दबाजी नहीं है, क्या किया जाए जब 6 महीने कई गैप है जो सेंट्रल इलेक्शन का, मेन इलेक्शन का, तो उसमें जल्दबाजी देर का पहले से नजर लोकसभा पे थी। नहीं देखिए सिद्धार्थ, उसमें दिल्ली में आए हैं तो फिर इंडिया में भी जाएंगे। चलिए इसमें कोई हर्ज नहीं, पॉलिटिकल इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, बुराई नहीं कह रहा, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है सत्ता हासिल करने के लिए, और जब जब चुनाव होंगे चुनाव पार्टी लड़ेगी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक वक्त कहा करते थे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, लेकिन जन लोकपाल भी जब नहीं लेके आ पाए तो उसी गंदगी में कूदना पड़ा। सीटें भी उसके आते हैं, लेकिन जैसे शीला जी ने कहा कि इलेक्शन मैदान में और इनकी पूरी जो टीम है जी, सूरज जी आ रहे हैं, इनका जिस दिन ये अन्ना जी से जुड़े थे आंदोलन में, उस दिन से ही राजनीतिक एजेंडा था। अन्ना जी के उस इतिहास पे ना जाइए, इतिहास पे ना जाइए। शुरू में क्या राजनीति पर क्या राजनीति पर सिर्फ आप लोगों का, कांग्रेस का, बीजेपी का एक अधिकार है? दूसरे लोग राजनीतिक दल नहीं बना सकते, तो कुछ क्यों इस पर ऐतराज है? अगर अरविंद केजरीवाल अगर अरविंद केजरीवाल का और उनकी टीम का पहले से राजनीतिक एजेंडा था तो उसमें गलत क्या है? अगर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक एजेंडा पहले से था तो उसके अंदर गलत क्या है? इस देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों, हर आदमी ये लोग राजनीति करते हैं, और हमारा जो दस्तबुलैन है, मकसद है, वो नीति है। हम राजनीति करने नहीं आए, हम सेवा करने आए हैं। अगर हमें जहां भी मौका मिला हम सेवा करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। सारी आपत्ति यह है कि सबका जनाधार खिसक रहा है, जब जनाधार खिसकता है ऐसा है जनाधार खिसक रहा है तो परेशान है क्या मनीष जी? आपके सिंहासन हिले हुए हैं, कांग्रेस के, भाजपा के भी दिल्ली में हिला दिया है, हिंदुस्तान में जाएंगे वहां भी हिलेगा, इसलिए डर रही है भाजपा दिल्ली में राज करते हुए। ऐसा ना हो कि जब भाजपा अगर पावर में आए, दिल्ली में सीटें बना ले तो लोग कहने लगे ये तो शीला का राज। ठीक है सर, 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी नहीं गए गुजरे हैं भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं थी। ठीक है आलोक जी, ये बात मुद्दों की हो रही है, इन मुद्दों के ऊपर तो आप लोग भी मंथन करते जा रहे हैं। खैर आपके अलग विषय हो जाएगा क्या पहुंचे, पर फिर भी कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, हम तो केवल ये देख रहे हैं संक्षेप में, हाँ, केवल ये देख रहे हैं कि एक जनता का गुस्सा था, हाँ, और उसको केवल आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जनता ने, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आने वाला समय जो है, इतना भी जरूर है कि भाजपा को दिल्ली में और मोदी जी को दिल्ली वालों ने पूरी तरह से नकार दिया। भाजपा वाले आज पूरी तरह से, चाहे वो खिसियाने दिल्ली वाली बात है, आम आदमी पार्टी को इस बात का क्रेडिट है कि युवा वोट इनको गया है, महिलाओं का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की बात है, मोदी जी पूरी तरह से दिल्ली में फेल हो गए हैं, और इसीलिए 4-5 दिन से मोदी जी परेशानी होती है, समझ रहे हैं। मोदी जी का अरे सर एक मिनट, मनन जी भी बहुत देर से सुन रहे हैं, मनन जी बहुत संक्षेप में बात रखेगा। मनीष भाई सुनिए इस बात को, सुन लीजिए राहुल जी का। इसके बावजूद ये बात तो कांग्रेस के मनीष जी जहां वो आप भीड़ की बहुत गाथाएं गाते थे, और वहां भाजपा सारी हार गई। और आलोक जी, आज तो आडवाणी जी ने भी ये बात कही है कि मोदी जी का कोई खास जादू नहीं चला। जो चीफ मिनिस्टर जहां थे, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया काम किया। पूरे आपके संगठन ने, भाजपा के वर्कर्स ने काम किया। मोदी जी का जादू नहीं था, और सबसे बड़ा जादू था इन 2 स्टेट में। कार्यकर्ता और वहां के मुख्यमंत्री, आप आइएगा और आडवाणी जी पे हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। पर बिल्कुल फाइनल कमेंट सूरज जी, ठीक है सूरज जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मोदी जी वर्सेस केजरीवाल, बड़ी जिम्मेदारी, कैसे आगे हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? सूरज जी जल्दी से संक्षेप में। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को धोखा दिया, देश की जनता को ठगा, उसी नीति पर अब जो है आम आदमी पार्टी चल चुकी है। आप
उनके अभी उनका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है और वो हाई स्कूल पास करने की बात कर रहे हैं, तो उनको कहिए कि पहले वो आप जो है हाई स्कूल में जाने का प्रयास न करें, पहले प्राइमरी स्टेज जो है उसको पास करें। अभी पहले दिल्ली में सरकार बनाई, दिल्ली से जो उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करें। पहले जो उन्होंने वादे किए हैं वो झूठे वादे हैं, ठीक है, इसीलिए वो उससे बच रहे हैं। आपके वादे सच्चे वादे, आप सरकार क्यों नहीं बना रही है? सच्चा झूठा तो टाइम पे टाइम क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, जल्दी संक्षेप। मैं ये बात ये रखना चाहूंगा कि मनीष जी से और संचार मंत्री साहब हैं, उनसे मैं बात कहना चाहूंगा कि जो मध्यम वर्ग की अपेक्षा थी, क्योंकि निम्न और मध्यम वर्ग से मैं भी आता हूं और हम भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं और सिविल सोसाइटी से ज्यादा एक तरह के सिटीजन हैं, तो बात ये मैं रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को अपेक्षा थी कि भाजपा और आप मिलकर चेंज लाएंगे, तो वो अपेक्षा पे भाजपा और आप दोनों ही खड़े नहीं उतर रहे हैं और जो आपसी बात होती है उससे जनता का हित नहीं होने पा रहा है। जल्दी से संक्षेप। देखिए, हालात मुझे लगता है कि देश एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है और चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए वो आप आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर बना रहे हैं कि साहब वो सरकार बनाए, लेकिन उनको अपने हिसाब से सोचना है, उनका अपना रास्ता है और अपना एजेंडा है, अपनी पार्टी है, अपने हिसाब से सोचेंगे। प्रेशर नहीं बना रहे हैं, प्रेशर नहीं बना रहे हैं हम लोग, ये उनका दायित्व है, अपने दायित्व को उनको पूरा करना चाहिए। अगर यहाँ राजनीति करने आए हैं तो अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जनता ने जनता के करोड़ों रुपयों का इसमें लगा हुआ है। बहुत अच्छा बोलते हैं पर आपने बोल लिया, रुक जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसको शिरोधार्य किया। ठीक है, दिल्ली की जनता दो दलों से उम्मीद करती है कि हमारे बिजली के बिल 30% या 50% कम हो। दोनों दल जो बड़े हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस नहीं, आज दिल्ली की बात हम कर रहे हैं अगर तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों दल अब दिल्ली की जनता को जवाब दें कि कैसे वो बिजली के बिल पानी फ्री कैसे मिलेगा। ठीक है मनीष जी, जल्दी से सर। देखिए, अगर आप मोदी जी की बात करेंगे और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आपको चारों राज्यों के चुनावों की बात करनी पड़ेगी और वो हम 67% चुनाव जीत कर आए हैं और आने वाले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं थी ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये तो वक्त ही तय करेगा कि आने वाले दिनों के अंदर कहां स्थितियां जाती हैं, पर फिलहाल दिल्ली के अंदर जो स्थितियां बनती जा रही है, जैसे हर्षवर्धन जी आज मिल करके आया और कुछ निकल करके नहीं आया और आम आदमी पार्टी को बुलाया जाएगा, उसके बाद भी राजनीति बढ़ेगी। आप देख रहे थे प्राइम में। नमस्कार। बिहार में Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste.